मैडम, क्या आपके पास पेशेंट आईयूआई कराने सिर्फ इसलिए आता है कि लड़का पैदा हो जाए? क्या आईयूआई से हम एचआईवी का ट्रांसमिशन एक आदमी से एक महिला में रोक सकते हैं? आईयूआई, आईवीआई और आईवीएफ में क्या फ़र्क है? आईयूआई बिल्कुल ना कराने का तो एकमात्र रीज़न होता है कि आपकी ट्यूब्स बंद है। आईयूआई कितना महंगा पड़ता है? कभी कभार वी हैव सीन दैट किसी को ना रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है। अच्छा मैडम, ये आईयूआई फेल क्यों होता है? ये डबल आईयूआई का एडवांटेज तब है जब एक कपल नेचुरली नहीं ट्राई कर पा रहा। इसमें करीबन 5 से 7% ही स्पर्म होते हैं। उसके अलावा जो बाकी होता है उसमें होता है राउंड सेल्स और बाकी ग्लैंड्स की सिक्रेशन। रिस्क कि आप उस ट्रीटमेंट से एक्सपेक्ट भी बहुत करते हैं एंड वी हैव सीन सो मेनी पीपल ब्रेकिंग डाउन आफ्टर नेगेटिव आईयूआई रिजल्ट। हाय ऑल, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फर्टिलिटी फोकस। और आज हम अपने एम्ब्रियोलॉजिस्ट गौरव खान के साथ डिस्कस करेंगे एक बहुत सिंपल प्रोसीजर यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये वो सभी कपल्स जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उन्होंने कॉमनली सुना होगा, बट इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स और क्वेरीज हम रोज़मर्रा में ओपीडी में आंसर करते हैं। और आज की इस डिस्कशन से हम एक एक्सपर्ट इंसाइट ले पाएंगे इसकी इंट्रिकेसीज के बारे में, इसके सक्सेस रेट के बारे में और कैसे इसको बेटर कर सकते हैं और वो कौन लोग हैं जिनको आईयूआई बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। सो वेलकम गौरव, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू डॉक्टर रिदम। देखिए, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि एक आईवीएफ सेंटर में सिर्फ आईवीएफ ही होता है, बट एक बड़ा लेस नोन प्रोसीजर है जैसे आईयूआई, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो मैडम, सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए आईयूआई होता क्या है? बिल्कुल, आईयूआई जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इट्स इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्राइन मतलब गर्भाशय में, बच्चादानी में। इंसेमिनेशन हम कुछ डाल रहे हैं और वो है सीमेन सैंपल। सो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन इज बेसिकली पुटिंग द सीमेन सैंपल आफ्टर वॉशिंग इनसाइड द यूट्राइन कैविटी उस टाइम पे जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, तो इन द फर्टाइल विंडो एंड टू बी वेरी प्रिसाइज ऑन द डे ऑफ ओव्यूलेशन। मेरे ना बहुत सारे लोगों से बात होती है, तो मुझसे जनरली यही पूछते हैं कि आप कर क्या रहे हो? सीमेन सैंपल आईयूआई में आप गर्भाशय के अंदर ही डाल रहे हो, आप नेचुरली भी तो यही काम कर रहे हो, तो ये एक नेचुरली ट्राई करने से कैसे डिफरेंट है? देखो गौरव, नेचुरली जो ट्राई करते हैं इसके लिए बताना पड़ेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। सो एक्सटर्नल पार्ट जिसमें इंटरकोर्स होता है वो वजाइना होता है, तो नेचुरल ट्राई से जो सीमेन सैंपल है वो वजाइना में डिपॉजिट होता है। वजाइना यूट्रस से कंटिन्यूटी में होता है, बीच में होता है सर्विक्स। सो हम वजाइना में नहीं सीमेन सैंपल डिपॉजिट कर रहे हैं, हम सीमेन सैंपल को वॉश करते हैं, उसकी क्वांटिटी को जो है वो कम हो जाती है, उसमें मोटाइल स्पर्म्स जो है वो कंसनट्रेट हो जाते हैं, तब उसे थ्रू द सर्विक्स जाके यूट्रस में प्लेस करते हैं। सो इंटरकोर्स से सिर्फ वजाइना तक रिस्ट्रिक्टेड होता है स्पर्म का प्लेसमेंट जो है, और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन से वो यूट्रस के अंदर प्लेस हो रहा है, तो एक तरीके से रास्ता भी छोटा हो जाता है और ये जो है कंसंट्रेशन बेटर हो जाती है मोटाइल स्पर्म्स की। ओके, गॉट इट। मतलब जब आप आईयूआई कर रहे हो तो आप प्रोसेस सीमेन सैंपल सीधा आप यूट्रस पे डाल देते हो, जब नेचुरल ट्राई कर रहे हो तो आप सिर्फ वजाइना में डाल देते हो। ओह, गॉट इट। एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आईवीआई एंड आईवीएफ? सो आईवीआई इज इंट्रावजाइनल इंसेमिनेशन। वो लोग जो इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं वो सीमन सैंपल बाहर कंटेनर में कलेक्ट करके उसे वजाइना में डिपॉजिट करते हैं, जस्ट लाइक नेचुरल ट्राई जैसा होता है। उसमें ना सैंपल वॉश किया जा रहा है, ना उसे कुछ मोटाइल स्पर्म्स को कंसंट्रेट किया जा रहा है, बस वजाइना में प्लेस हो रहा है और इसमें अमाउंट भी उतना ही रहता है। तो जैसे कि लीकेज होता है नेचुरल ट्राई में, इसमें भी वैसा ही रहता है। एक मिनट में पॉज लूँगा। ये आईवीआई में फिर किन लोगों को कराना है? ये आईयूआई कौन कराता है? आईवीआई बेसिकली। सो आईवीआई वो कपल्स जो इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इरेक्शन इश्यूज या फिर वजिनिस्मस, जिसमें फीमेल को बहुत पेन होता है इंटरकोर्स की वजह से। सो वो लोग अगर सिर्फ एक सिरिंज जितना पतला इंस्ट्रूमेंट या फिर इवन आईयूआई कैनुला फॉर दैट मैटर अगर वो वजाइना में इंसर्ट कर पाते हैं तो वो सीमेन सैंपल को एक स्टेराइल बॉटल में बाहर कलेक्ट करेंगे हस्बैंड, और उस सैंपल को एस्पिरेट करेंगे एक सिरिंज में, निडल रिमूव करेंगे और फिर उसे सिरिंज से वजाइना में प्लेस करेंगे, 15 मिनट रेस्ट करेंगे। दिस इज व्हाट आईवीआई इज। तो बेसिकली आईवीआई कुछ नेचुरली ट्राई करने जैसा ही बिल्कुल वैसा ही होता है। और जो आपने बात किया कि आईवीएफ और आईयूआई में क्या फ़र्क होता है, तो आईयूआई में एग अंदर बनता है, अंदर रिलीज होता है, ट्यूब उसे पिकअप करती है और वो ट्यूब में ही रहता है। उस टाइम के अराउंड हम सीमन सैंपल वॉश करके यूट्रस में प्लेस कर रहे हैं, तो इसमें एग बॉडी में ही रप्चर हुआ और सीमन सैंपल वहाँ
यूट्रस में प्लेस हुआ। आईवीएफ में एक एग नहीं बनता, ज़्यादा एग बनाते हैं, 8 से 10 एग बनाना चाहते हैं एटलीस्ट। एग्स को अंदर रप्चर नहीं होने देते, बॉडी से बाहर निकालते हैं एग रिट्रीवल के प्रोसेस से, और एग्स और स्पर्म का जो फ्यूजन है वो लैब में होता है, वेदर इट इज़ आईवीएफ और इक्सी, टू मेक एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब लैब में बन जाता है, ग्रो कर जाता है 5वें दिन तक, उससे फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस में। सो उसमें ट्रांसफ़र एम्ब्रियो का हो रहा है और किसी और चीज़ का नहीं। सो ये आईवीएफ बड़ा सिंपल सा स्टेप लग रहा है शायद सुनने में, तो ये कराना कैसे चाहिए? कोई पेशेंट है आईवीएफ सेंटर में आया तो कैसे बोलेंगे कि हाँ ये पेशेंट है जिसे आईयूआई कराना चाहिए? Well, Gaurav, IUI essentially works on the principle of increasing the probability. आपके जो अपने बेसलाइन चांसेस हैं प्रेगनेंसी के, उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है कि वो कपल्स जिनके अंदर एग ठीक बन रहा है, साथ में ट्यूब्स खुली हैं और सीमन पैरामीटर्स या तो नॉर्मल है या फिर माइल्डली डिरेंज्ड हैं, वो कपल्स आईयूआई के लिए जा सकते हैं। सो जिनको नेचुरली ट्राई करते हुए बहुत टाइम हो चुका है, आईयूआई का प्रोसेस वो ऑप्ट कर सकते हैं। नेचुरल ट्राई में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी आएगा जिसमें सारी चीज़ें ठीक है, या फिर सीमन पैरामीटर्स माइल्डली अब नॉर्मल है तो माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, इसके अंदर हम आईयूआई एडवाइस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिसमें स्पर्म काउंट 0 है और हमें बाहर से सीमन सैंपल लेना है, डोनर सीमन लेना है, उसमें आईयूआई किया जा सकता है। अगर एंडोमेट्रियोसिस है और हमें पता है इसमें हमें प्रेगनेंसी जल्दी लानी है, एग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, हम एग बनाने के लिए इंजेक्शन टैबलेट दे रहे हैं, उसमें भी इसको आईयूआई से कंबाइन कर सकते हैं। सिमिलरली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी ऐसा होता है कि एग बन रहा होता है, टैबलेट से प्रेगनेंसी नहीं आ रही होती, तो उसको भी हम आईयूआई के साथ कंबाइन करते हैं। सो कोई पेशेंट आता है हमारे पास और वो जानना चाहता है कि मैडम आईयूआई का प्रोसेस कैसे होता है, ये स्टार्ट कैसे होता है और ये एंड कैसे होता है और इसका रिजल्ट कब आता है? तो दर्शकों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि स्टार्ट कैसे होता है, प्रोसेस क्या है इसका? देखो, आईयूआई का प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आप कभी भी मिडल ऑफ द साइकिल में आए और आपने ऑप्ट किया कि हम इस साइकिल आईयूआई कराना चाहते हैं। इट्स अ प्री प्लान्ड साइकिल। सो नेचुरली जो आपका एक एग बन रहा है, पहले कोशिश की जाती है कि दवाइयों से या इंजेक्शन से एक की बजाय हम 2 एग बना पाए उन पेशेंट्स में जिनमें हर बार एक बन रहा है। जिनमें बिल्कुल नहीं बनता उनमें एक एग बनना भी पर्याप्त होता है। तो वी स्टार्ट द साइकिल फ्रॉम द सेकेंड डे ऑफ द पीरियड। सो पीरियड्स के जब सेकेंड थर्ड डे पे हमारे पास पेशेंट आते हैं, अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं बेसलाइन कोई सिस्ट तो नहीं है। उसके बाद उन्हें टैबलेट्स या इंजेक्शन दिए जाते हैं 5-7 दिन के लिए। जब वो दिया, फिर हम करते हैं फॉलिकल मॉनिटरिंग। फॉलिकल मॉनिटरिंग होती है सीरियल अल्ट्रासाउंड, कुछ कुछ दिन के गैप पे। अब हम टीवीएस इंटरनल अल्ट्रासाउंड से देखेंगे कि एग की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। लेमन भाषा में इसे एग की ग्रोथ कहते हैं, बट एक्चुअली ग्रोथ हो रही होती है एक फॉलिकल की। वो एक पानी की थैली जैसा होता है जिसमें माइक्रोस्कोपिक एग होता है। तो हम जो फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं, हम देखते हैं कि ये जो फॉलिकल का साइज़ है, 1 है या 2 है, ये किस रेट से बढ़ रहा है। ये अराउंड 2 mm पर डे से बढ़ना चाहिए। इसके साथ यूट्रस की लाइनिंग, गर्भाशय की लाइनिंग जो है वो 1 mm पर डे से बढ़नी चाहिए। जब फॉलिकल का साइज़ 18-20 mm के करीब पहुंच जाता है, उस दिन हम एग के रिलीज़ के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, जिसे ट्रिगर इंजेक्शन कहते हैं। तो जो शुरू का टाइम हुआ, इसमें करीब 14 दिन लग जाते हैं। तो नेचुरल साइकिल में भी करीब मिडल ऑफ द साइकिल में ही एग रिलीज़ होता है। तो इनिशियल 14 डेज में हमने टैबलेट दी या इंजेक्शन दिया, एग बनाया, फॉलिकल मॉनिटरिंग किया, फिर रप्चर का इंजेक्शन लगाया ताकि एग रिलीज़ हो पाए। अब एग रिलीज़ होता है अराउंड इंजेक्शन के 36 घंटे बाद। तो इंजेक्शन के अराउंड 24 से 48 घंटे के बीच में वी कैन प्लान ए आईयूआई प्रोसीजर। सो इसमें जिस दिन एग रप्चर होगा वो हम कैसे पता करेंगे? अगेन अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं कि पहले जो हमें ये फॉलिकल दिख रहा था, अब ये गायब हो गया है और इसके अंदर का वाटर जो है वो रिलीज़ हो गया है और वो अल्ट्रासाउंड में दिख जाता है, पर माइक्रोस्कोपिक एग नहीं दिखाई देता है। तो जिस दिन ये रप्चर के साइन मिले हमें कि फ्री फ्लूइड है और वो जो फॉलिकल था वो गायब हो गया और ट्रिगर से हमारे अराउंड 36 आवर्स हो गए, उस दिन हम आईयूआई करते हैं। उसी दिन हम सीमन सैंपल प्रिपेयर करते हैं और उसे प्लेस करते हैं। गॉट इट। अब इसमें आपने पूछा प्रेगनेंसी टेस्ट कब करते हैं, तो जिस दिन हमने आईयूआई किया वो ओव्यूलेशन का डे है, तो उससे 14 दिन बाद करीब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। तो लगभग अराउंड 1 महीना लगता है पूरी आईयूआई के साइकिल के रिजल्ट को देखने में और पूरा करवाने। अच्छा, बीच में कहीं हमने बात करी थी नेचुरल साइकिल की और के फॉलिकल बढ़ते हैं 2 mm पर डे के हिसाब से बढ़ते हैं। तो मुझे जहाँ तक पता है इसके लिए टैबलेट्स भी दी जाती हैं।
इसके लिए हार्मोनल इंजेक्शन भी दिए जाते हैं और कई बार हम नेचुरली भी चांस देते हैं पेशेंट को। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, स्पेशली नेचुरल आईयूआई क्या है? गौरव, अगर हमने किसी को कोई टैबलेट नहीं दिया, कोई इंजेक्शन नहीं दिया, अपने आप से जो फॉलिकल बन रहा है उसी को हम अगर टारगेट कर रहे हैं तो वो है नेचुरल आईयूआई साइकिल। अब नेचुरल आईयूआई साइकिल तभी करना चाहिए जिसमें हमारा जो कारण है वो स्पर्म से रिलेटेड है, और उसमें भी माइल्ड मेल फैक्टर नहीं, जब हमने डोनर सीमन लेना है, क्योंकि हमें पता है कि इस कपल ने नेचुरली ट्राई नहीं किया हुआ है एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू हैव अ नेचुरल काइंड ऑफ अ पिक्चर इन दिस। सो नेचुरल साइकिल आईयूआई में एग बनाने की दवाई नहीं दी जाएगी। अपने आप से जो एग बन रहा है, एक फीमेल को ऑप्टिमल नेचुरल ट्राई का चांस देने के लिए हम डोनर सीमन सैंपल को नेचुरल साइकिल में प्लेस कर सकते हैं आईयूआई से। यू कैन से कि हम उसको आईवीआई क्यों नहीं कर सकते, तो पर से आईवीआई इज़ नॉट डन। डोनर सीमन सैंपल भी प्रिपेयर्ड होता है तभी यूज़ होता है, इन्फेक्शन टेस्टिंग की जाती है और उसको भी आईयूआई से ही प्लेस करते हैं। सो नेचुरल साइकिल इज ओनली यूटिलाइज व्हेन वी आर यूजिंग अ डोनर सीमन सैंपल। अदरवाइज फॉर अदर पेशेंट्स जिनके एग अपने आप बन रहे हैं, उनके अंदर अगर हम नेचुरल साइकिल को यूज़ करते हैं तो सक्सेस रेट 5-7% से ज़्यादा नहीं होते, तो कोई फ़ायदा नहीं होता कि मिडल ऑफ द साइकिल में आके आईयूआई से सिर्फ ट्राई करने का। सो वी ऑलवेज टेल देम इफ़ यू हैव टू डू एन आईयूआई वी बेटर स्टार्ट फ्रॉम द सब्सिक्वेंट मंथ, और सेकेंड थर्ड डे से हम इसको शुरू करना चाहेंगे। तो सबको आपने बताया नेचुरली 5-7% है चांस, अगर आप ट्राई करते हैं तो सीधा टैबलेट्स पे जाते हैं या हार्मोनल इंजेक्शन पे, या कुछ वेरिएशन होती है कि कुछ में हार्मोनल इंजेक्शन लगते हैं और कुछ में टैबलेट्स यूज़ होती हैं, या कई दोनों मिक्स यूज़ होता है? इससे कुछ आइडिया दे सकते हैं? वो पेशेंट्स जिनका टैबलेट पे एग ऑलरेडी बना हुआ होता है तो हम साइकिल के रिकॉर्ड्स चेक करते हैं कि एक बना या दो बना। अगर एक ही बन रहा है तो इट इज़ बेटर आइदर वी इंक्रीज द डोज ऑफ टैबलेट और वी एड ऑन एन इंजेक्शन, ताकि हमारे कम से कम 2 फॉलिकल बन जाए। अगर किसी का ऑलरेडी टैबलेट पे 2 बन रहे हैं तो हम उस पर भी आईयूआई कर सकते हैं, बट डेटा साइंटिफिक ये कहता है जब भी टैबलेट पे आईयूआई किया जाता है उसके रिजल्ट्स इन्फीरियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू व्हेन इट इज़ डन विद इंजेक्शंस। सो बेहतर रहता है कि इंजेक्शंस का कॉम्बिनेशन दिया जाए टैबलेट के साथ, अदरवाइज इंजेक्शंस आइसोलेटेड भी दिए जा सकते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो हम आईयूआई के ऑप्टिमल चांसेस को अचीव कर सकते हैं। सो कोई पेशेंट है, वो उसका स्टिमुलेशन हो गया है हार्मोनल इंजेक्शन से और उसका आईयूआई है, मान लीजिए आज ही आईयूआई है, तो उस पेशेंट को आज क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, उसके बाद क्या क्या होगा एक आईवीएफ सेंटर में फॉर आईयूआई? तो सबसे पहले हम एक ये अल्ट्रासाउंड टीवीएस जैसा रूटीन हो रहा होता है, उसी को करके जब रप्चर कंफर्म हो जाता है वी टेल देम ओके वी आर डूइंग द आईयूआई। फिर हस्बैंड जो है वो सीमन सैंपल देते हैं, और सीमन सैंपल देने के बाद आप उसे प्रिपेयर करते हैं एंड हम तब तक कंसेंट्स लेते हैं, बिकॉज देयर आर सर्टन सेट ऑफ कंसेंट्स दैट हैव टू बी टेकन फॉर एन आईयूआई प्रोसीजर। सो वो लेंगे और उसके बाद अराउंड 1-1.5 घंटे में सीमन सैंपल प्रिपेयर हो जाता है। फिर हम इस सीमन सैंपल को इंसेमिनेट कर देते हैं आईयूआई से। सो मोटा मोटा अ पर्सन इज सपोज टू बी इन द सेंटर फॉर अराउंड 2 hours, नॉट मोर देन दैट, एंड देन शी कैन गो होम। एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, और इसके बाद सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो होता है वो डिस्चार्ज एडवाइस का पार्ट होता है। सो अगर जो हमने बात किया कि 1-1.5 घंटा जो लगता है सीमन सैंपल प्रिपरेशन में, सो सबसे पहली बात तो वाई इज सीमन सैंपल प्रिपेयर्ड। तो हमें ना सबसे पहले समझना होगा कि सीमन यानी जो इजैकुलेट हमारे पास आता है उसके अंदर होता क्या है। उसमें करीबन 5 से 7% ही स्पर्म होते हैं, उसके अलावा जो बाकी होता है उसमें होता है राउंड सेल्स और बाकी ग्लैंड्स की सिक्रीशन। अगर हम वो पूरा का पूरा उठा के यूट्रस में डाल देंगे तो उसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होते हैं, जिससे कंट्रैक्शन होगी यूट्रस भी, और पेशेंट को पेन महसूस होगा, प्लस इन्फेक्शन भी हो सकता है क्योंकि सैंपल में इन्फेक्शन हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे काम की चीज़ है दैट इज़ स्पर्म, वो 5 से 7% हम उन्हें प्रिपेयर करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन का मतलब हम चूज़ करते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल और जिनके अंदर अच्छी मोटिलिटी है, उस सेट ऑफ स्पर्म को बाहर निकालते हैं, सेपरेट करते हैं और फिर वो इंसेमिनेट करते हैं। सो ये करने का जो प्रोसीजर है जिसे हम सीमन प्रिपरेशन टेक्निक्स कहते हैं, सो व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसेस ऑफ सीमन प्रिपरेशन? देखिए, दर्शकों के लिए बताऊं तो हम मान लीजिए हमारे पास 100 स्पर्म है, तो 100 में से जो मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल और मोटाइल होंगे उनको चूज़ करने के कुछ तरीके होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नोन है डबल डेंसिटी ग्रेडियंट। आप कहीं जाएंगे लोग बोलेंगे डेंसिटी ग्रेडियंट लगा रहे हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट लगा रहे हैं। वो बेसिकली क्या है, एक तरीके के कॉलम्स हैं
और हम उन कॉलम के ऊपर सीमिनल प्लाज्मा को डाल देते हैं और एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिस प्रेशर की वजह से सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल और मोटाइल स्पर्म बॉटम पे आते हैं ट्यूब के, और हम उन्हें चूज़ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और फिर अब डालते हैं। इससे क्या होता है, आपके चांसेस ऑफ IUI फर्टिलाइजिंग द एग वो बढ़ जाते हैं। क्या आप इसमें ये भी चूज कर सकते हैं कि बॉय वाला स्पर्म कौन सा है और गर्ल वाला स्पर्म नहीं, कौन ये सा सब एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप ये बिल्कुल भी नहीं बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो स्पर्म है ये X कैरी कर रहा है या Y कैरी कर रहा है। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, हम बस मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल स्पर्म और मोटाइल स्पर्म को अलग कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। सो एक तरीका स्पर्म प्रिपरेशन का होता है स्विम अप। हम्म। सो ये जो प्रोबेबली लोगों का डाउट होता है कि IUI से बॉय हो सकता है, बिकॉज दे फील दैट द बॉय कैरिंग स्पर्म इज लाइटर, तो ज़्यादा जल्दी स्विम अप कर लेता है। तो मैं ना सबसे चाहूँगा कि आप ज़रा समझें कि क्रोमोसोम का वेट कितना होता है, और वहाँ पे क्या बोलो कि एक X कैरी कर रहा है, एक Y कर रहा है, मतलब एक वन हाफ आर्म ऑफ द क्रोमोसोम की वजह से आपको लगता है कि वो वाला स्पर्म ऊपर आ जाएगा। नहीं, उससे ज़्यादा तो साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट, हेड का वेट, टेल का वेट, 100 चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब झूठ है, और ऐसा इसकी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होता कि भाई जो लाइट है वो ऊपर आ जाएगा, वो लाइट होगा भी नहीं, वो नीचे रहेगा। एक क्रोमोसोम का वेट बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। तो वेल दैट आंसर्स अ लॉट ऑफ कमेंट्स जो हमें मिलते हैं कि क्या हम IUI से बेबी बॉय कर सकते हैं। नहीं, तो हम नहीं कर सकते जेंडर सिलेक्शन बाय मींस ऑफ IUI प्रोसीजर। अच्छा डॉक्टर रिदम, जेंडर सिलेक्शन वाली बात तो हो गई। अब कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई हमें सैंपल देने में प्रॉब्लम है, मैं सीधा सेंटर पे नहीं दे सकता, क्या मैं घर से ला सकता हूँ सीमन सैंपल को? अगर ला सकते हैं तो किस कंडीशन में और कितनी देर में लाना चाहिए सीमन सैंपल को? अगर ये बहुत कॉमन हमने देखा है कि हमने पूरी साइकिल करी और एग रप्चर वाले दिन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस एंजाइटी होती है, तो हस्बैंड जो है वो सीमन सैंपल नहीं दे पाते, तो वी टेल देम कि आप घर से सैंपल ला सकते हो, होम कलेक्टेड सैंपल है। तो हम उसमें सोर्स अपनी डिटेल्स में होम कलेक्शन लिखते हैं फॉर मेडिकल लीगल पर्पसेस। वी टेल देम इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है एक तरीके का कि ये सैंपल घर से आया हुआ है। ये सीमन सैंपल सेंटर पे विद इन हाफ एन आवर आ जाना चाहिए, एंड ये बॉडी टेम्परेचर पर मेंटेन्ड होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है इसको फ्रीज़ कर देना चाहिए और कुछ को लगता है इसको अच्छे से हम इंसुलेट कर दें ताकि इसका लॉस ना हो। बट इंस्टेड अगर आप उसे बॉडी टेम्परेचर पर मेंटेन करते हैं, होल्ड करते हैं, तो वो सेम उसमें ट्रैवल होगा एंड विद इन हाफ एन आवर सीमन सैंपल आना चाहिए। कलेक्शन के लिए वही हम एडवाइस देते हैं कि स्टेराइल कंटेनर में करें, वाइड माउथ में करें। हम प्रेफर करते हैं वो कंटेनर हम ही से लेके जाएं, सो दैट एटलीस्ट कोई कंटेनर कंटैमिनेशन ना हो जाए सैंपल में, और जो हमारे रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकता है, और पूरा सैंपल सीमन कंटेनर में कलेक्ट हो। हाँ, मुझे इससे याद आ गया कि एक बार हुआ था, एक पेशेंट IUI के लिए था और वो एक थर्माकोल बॉक्स के अंदर आइस पैक्स के बीच में अपना सीमन सैंपल लेके आया था, और द सैंपल वाज कम्प्लीटली फ्रोजन। तो और माइक्रोस्कोप पे क्या दिखा उसमें? ऑल डेड स्पर्म्स। यस। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाएं, क्योंकि स्पर्म जो होते हैं हमारी बॉडी में वो अराउंड 36-37 डिग्री पे ही होते हैं, उन्हें लाइट पसंद नहीं होती है, वो बॉडी के अंदर रहते हैं। सो सेम कंडीशन आपको मेंटेन करनी है लाने के लिए। अच्छा डॉक्टर रिदम, एब्सटेंस कितना होना चाहिए IUI के लिए? अगेन ये एक बहुत कॉमन डाउट होता है, बिकॉज जब हम एनालिसिस कराते हैं तब हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि 2 से 5 दिन का गैप होना चाहिए फॉर बेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट। सो इट इज़ नॉट रियली अ बेस्ट एनालिसिस, इट इज़ जस्ट अ रेफरेंस रेंज जो हमारे पास है रिपोर्ट देने के लिए। उसके लिए एब्सटिनेंस इतना होना चाहिए 2 to 5 डेज के करीब। पर व्हेन इट कम्स टू IUI देर इज़ नो नीड ऑफ एब्सटिनेंस। सो फर्टाइल विंडो में नेचुरली ट्राई करते करते ही हम एडवाइस करते हैं कि हम IUI करें। क्या इससे स्पर्म काउंट मोटिलिटी पे फ़र्क पड़ता है? तो हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, और सिर्फ वही पेशेंट जो प्रोबेबली इन अ 24 आवर टाइम सीमन सैंपल नहीं दे सकते, दे कैन चूज नॉट टू हैव इंटरकोर्स अ डे प्रायर, बट अदरवाइज ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। एब्सटिनेंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है ऐसे में। एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रहा था कि ये सैंपल कलेक्शन का मेथड क्या होना चाहिए? कई लोगों को पता नहीं है, दे मे ट्राई कि भाई इंटरकोर्स से भी सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या सिर्फ मैस्टरबेशन से ही कर सकते हैं, या फिर कोई और तरीका भी हो सकता है सैंपल कलेक्शन का? अगर सबसे ज़्यादा कॉमनली जो हम एडवाइस करते हैं वो मैस्टिबेटेड सैंपल। ओके। मैस्टिबेटेड सैंपल में भी वी गिव देम इंस्ट्रक्शंस टू फर्स्ट वॉश, क्लीन, एंड उसके बाद पूरा सैंपल जो है वो कलेक्ट करें।
जो इंटरकोर्स की जहाँ तक बात है, अगर कोई बिल्कुल ही मास्टरबेशन से सैंपल नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं तो दे आर स्टेराइल कॉन्डम्स दैट आर अवेलेबल, क्योंकि जो मार्केट वाले कॉन्डम्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं स्पर्मिसिडल्स होते हैं, तो वो ठीक तरीका नहीं है सीमेन सैंपल कलेक्शन के लिए। वो भी आपको सेंटर से मिल सकते हैं, और नहीं तो पॉलीथीन वाले जो स्टेराइल प्रोब कवर्स होते हैं हम वो दे देते हैं कि वो एज अ कॉन्डम यूज़ हो सकता है और सीमेन सैंपल उसमें कलेक्ट हो सकता है बाय इंटरकोर्स ऑल्सो। बट अदरवाइज इंटरकोर्स का अटेम्प्ट करते हुए सीमेन सैंपल कलेक्ट करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज जनरली उसमें जो है असेंशियल पार्ट, जो इनिशियल पार्ट है वो डिस्कार्ड हो जाता है, वो लॉस हो जाता है। फिर कुछ पेशेंट्स जो सैंपल नहीं दे पाते उनको एड करने के लिए देर आर वाइब्रेटरी डिवाइसेस दैट आर अवेलेबल, सो वो हेल्प कर सकती हैं सीमेन सैंपल कलेक्ट करने में। ओके। सो अगर ये तो ही कलेक्शन की बात, बट सीमेन सैंपल के क्या पैरामीटर्स होते हैं जिस पे आईयूआई किया जा सकता है? अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा सैम्पल है ये। जो गाइडलाइंस बोलती हैं वो बोलती हैं 5 मिलियन टीएमसी, मतलब टोटल मोटाइल काउंट ऑफ जस्ट 5 मिलियन एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ 4% इज इनफ टू डू आईयूआई। ये तो बहुत कम ये है। तो बहुत ही कम है। लोग ना बहुत ही, हाँ, इतने कम में भी आप आईयूआई ट्राई कर सकते हो, और जिससे आपके रिजल्ट भी ऑप्टिमल होते हैं और आप आराम से ट्राई भी कर सकते हैं। कभी कभार वी हैव सीन दैट किसी किसी को ना रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है, कि जो सीमेन सैंपल जो है वो डिस्चार्ज होने पे सीमेन का मात्रा जो है वो बहुत कम है, और यूरिन जब एग्जामिन किया जाता है ऐसे में तो उसमें स्पर्म्स मिलते हैं, तो क्या ये सैंपल जो यूरिन वाला होता है ये भी यूटिलाइज किया जा सकता है आईयूआई के लिए? तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन में मैडम क्या होता है कि जो स्पर्म है ना आपके, वो आपके इजैकुलेट में नहीं आते, या तो इजैकुलेट आएगा ही नहीं, और अगर आ भी रहा है बहुत 1 या 2 ड्रॉप तो उसमें सैंपल नहीं होगा। तो क्या होता है, सारे के सारा स्पर्म आपका यूरिन में निकल जाता है। तो आपको क्या करना है, वो यूरिन से स्पर्म को निकालना है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो यूरिन होता है उसका पीएच होता है एसिडिक, इसकी वजह से स्पर्म डेड हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा मीडियम यूज़ करना है। तो हम क्या करते हैं, हम कंटेनर लेते हैं जो अल्कलाइन होता है, जिसमें मीडिया डालते हैं अल्कलाइन, उसमें बोलते हैं सैंपल दीजिए। वो एसिडिक यूरिन अल्कलाइन मीडिया में जाके न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, और वहीं हमारे स्पर्म बच जाते हैं। हम जल्दी से निकालते हैं उसे, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और जितने भी नॉर्मल स्पर्म होते हैं, मोटाइल स्पर्म होते हैं, उन्हें सेपरेट कर लेते हैं। उन नॉर्मल मोटाइल स्पर्म्स को फिर हम प्रोसेस करने के बाद आपको देते हैं और आप यूट्रस में डाल देते हैं। एजोस्पर्मिया यानी ज़ीरो स्पर्म काउंट, इस कंडीशन में डोनर स्पर्म तो एक ऑप्शन है ही, पर कभी कभार जो स्पर्म्स हैं वो टेस्टिस से, जहाँ पे एक्चुअली बन रहे होते हैं स्पर्म, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। सो कैन वी यूटिलाइज दीज एक्सट्रैक्टेड स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस फॉर द पर्पस ऑफ आईयूआई? पेशेंट की ना ये क्वेरी रहती है कि देखो मेरे स्पर्म तो है ही ना, चाहे इजैकुलेट में नहीं है, मैं टेस्टिस में तो है ही, तो क्यों मैं आईयूआई क्यों नहीं ट्राई कर सकता हूँ। बट दिक्कत क्या आती है, जो टेस्टिकुलर स्पर्म होते हैं उसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होती है, हमें हार्डली स्पर्म दिखते हैं। और दूसरी दिक्कत क्या होती है, उसमें मोटाइल स्पर्म नहीं मिलते हैं। तो स्पेशली विथ टेस्टिकुलर स्पर्म हम आईयूआई नहीं कर सकते, हमें इक्सी की तरफ ही जाना होगा, जहाँ हम एक एक ऊसाइड को पकड़ते हैं और एक एक स्पर्म को एक एक ऊसाइड के अंदर या एग के अंदर डालते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। सो अजोस्पर्मिया में और इस टाइप की कंडीशन में आप आईवीएफ एक से ही कराएंगे, या फिर डोनर सीमेन, या फिर डोनर। मतलब मैं तो कभी नहीं कहूँगा एज अ साइंटिस्ट कि आपको डोनर सीमेन कराना चाहिए, क्योंकि हर किसी को एक राइट है कि वो अपना जेनेटिकली अपना बच्चा पैदा कर सके, और उसकी तरफ उसके कदम भी होने चाहिए और हमारी हेल्प भी होनी चाहिए। और एक और इंडिकेशन होता है आईयूआई कराने का, वो होता है जब फीमेल पार्टनर इज़ नेगेटिव फॉर डिजीज़ लाइक HIV, हेपेटाइटिस, एंड जो मेल पार्टनर है वो पॉजिटिव है, तो अपने इन्फेक्शन के चांसेस को, कि जो ट्रांसमिशन है सेक्सुअली, उसको कम करने के लिए क्या वो आईयूआई के लिए जा सकते हैं, और अगर जाते हैं तो किस तरीके से किया जाता है, एंड हाउ डज आईयूआई बेसिकली हेल्प इन दिस? सो देखो, आईयूआई में जाने से पहले आपको सबसे पहले RNA कॉपीज चेक करानी पड़ेंगी सीमेन में, विच शुड बी लेस देन 50। अगर वो लेस देन 50 हैं, उसके बाद आप आईयूआई प्लान करोगे। और जो गाइडलाइंस बोलती हैं प्रिपेयर करने के तरीका है, आप सीधा डबल डेंसिटी ग्रेडियंट से नहीं कर सकते हो। तो गाइडलाइन क्या बोलती है, उस सैंपल को पहले आप डबल डेंसिटी ग्रेडियंट से प्रिपेयर करोगे, उसके बाद आप स्विम अप से प्रिपेयर करोगे, ताकि जितने कम हो सके वायरल वो एंड तक पहुँचे, फिर उसके बाद आप इंसामिनेट कर सकते हो, आईयूआई कर सकते हो। This will prevent the cross transmission Mission of- from the male to the female, and Yes. IUI can be opted in such Yes, cases. yes, yes. अच्छा मैडम, आईयूआई तो हो गया, हर तरीके में हो गया,
पर एक क्वेश्चन आता है कि मैडम क्या IUI के बाद रेस्ट करना है? कई लोग ऐसे सोचते हैं नेचुरल ट्राई करने के बाद भी रेस्ट करना चाहिए, तो IUI के बाद भी रेस्ट करना चाहिए क्या? तो साइंटिफिक डेटा जैसा नेचुरल के लिए है वैसा ही IUI के लिए है. 15 मिनट का रेस्ट we advise and is also recommended after an IUI procedure. And उसके बाद a woman can resume all sorts of activities as she was doing before. So जो वो पहले घर के काम कर रही थी वो सब कर सकती हैं. अगर not for the purpose of pregnancy, if they have intercourse in the next 14 days, that is also okay. No dietary restrictions, no exercise restrictions per se are needed उन 14 दिनों में जो है. कोई नई एक्टिविटी नहीं शुरू करनी चाहिए. दैट्स ट्रू फॉर IVF, IUI, नेचुरल ट्राई कि आप पहले तो कुछ नहीं फिजिकली एक्टिव थे, अब सडनली हो जाए, उसके लिए आपकी बॉडी यूज टू नहीं है, तो वो इस टाइम पीरियड में अवॉइड करना चाहिए. पर से ना बेड रेस्ट की ज़रूरत है ना और किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत है. और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैडम, सक्सेस रेट क्या है IUI का? अगर IUI एज वी हैव स्पोकन ऑफ, ऐसा लगता है कि कुछ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इसमें तो हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो जाएगा. बट अगर हम नेचुरल फेकंडिटी की बात करते हैं, हमने शुरू में भी किया था कि जब कोई कपल ट्राई करना शुरू करता है उनके अपने आप से प्रेग्नेंट होने के चांस 15% होते हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती है, वंस दे आर मोर देन 30, ये 10% चले जाते हैं, एंड मोर देन 40 अराउंड 5%. सो ये नेचुरल चांस इतना ही होता है. IUI से हम एज वाइज ही इसको 5-7% बेटर कर पाते हैं. सो इन बेस्ट ऑफ सेंटर्स, बेस्ट ऑफ हैंड्स एंड इन यंग वुमेन, IUI का सक्सेस रेट जो है वो 20% तक हो सकता है. तो सुनने में हमने बहुत सारे स्टेप्स करे, पर सक्सेस रेट ऑफ IUI भी एज डिपेंडेंट है, फैक्टर डिपेंडेंट है, और सबसे अधिक जो आ सकता है वो 20%. इसका मतलब एज आई टेल टू ईच वन ऑफ माई पेशेंट, अगर हम आज 5 IUI कर रहे हैं तो एक जन आप में से प्रेग्नेंट होगा, 4 नहीं होंगे. एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द प्रोसीजर और एनीथिंग वेरी स्पेसिफिक दैट हैज़ गॉन रॉन्ग इन यू और यू डिड इट. पर से इस प्रोसीजर का सक्सेस रेट इतना ही है. मेरे को लगता है 20% भी कम नहीं है. जहाँ पे हम नेचुरली ट्राई कर रहे हो 5% Exactly. है, आप आप इधर- IUI में 20% के चांसेस मिल रहे हैं, विच इज़ 4-fold द चांसेस ऑफ ट्राइंग नेचुरली. इट्स अ गुड चांस आई थिंक. अच्छा मैडम, कौन से वो पेशेंट हैं जिनको IUI नहीं कराना चाहिए? अगर एज सच IUI बिल्कुल ना कराने का तो एकमात्र ही रीज़न होता है कि आपकी ट्यूब्स बंद है. ओके. और आपने जैसा बात किया मिनिमम सीमन पैरामीटर्स, सो अगर उससे नीचे हैं तो IUI नहीं कराना चाहिए. पर अदरवाइज ऑन अ ब्रॉडर स्केल इफ वी सी कि लोग जिनको ट्राई करते हुए बहुत टाइम हो गया है, ना ट्यूब में कोई दिक्कत है ना स्पर्म की दिक्कत है, एग भी हर महीने बन रहा है, सो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है. पर अगर ट्रायल पीरियड मोर देन 5 years है एंड दे हैव बीन ट्राइंग इन दी फर्टाइल विंडो, देयर इज लेस चांस दैट IUI विल गिव देम सक्सेसफुल आउटकम. सो उन पेशेंट्स में हमें कॉल लेना चाहिए बेस्ड ऑन एज, कब से ट्राई कर रहे हैं और एग रिजर्व कैसा है. सो अगर हमारा एग रिजर्व कम है, एज ज़्यादा है और बहुत टाइम हो गया ट्राई करते हुए, तो इवन अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स सीधा IVF के लिए भी जा सकते हैं. क्योंकि IUI सिंपल ट्रीटमेंट है, बट इसमें भी IUI अगर हम 2-3 साइकिल करते हैं तो जिनका एग रिजर्व ऑलरेडी कम होता है उनका ये वाला टाइम पीरियड भी लूज होता है इफ दे डोंट गेट प्रेग्नेंट विद IUI. अच्छा मैडम, कई पेशेंट होते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के, मतलब जिनके ऑलरेडी एक अपना बच्चा है नेचुरली ट्राई करने के बाद, और किसी कारणवश उनका दूसरा बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो क्या उन पेशेंट को सीधा IUI कराना चाहिए? ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी तब होती है, हमने देखा है कि या तो इन दी ऑल दीज ईयर्स सीमन पैरामीटर्स कुछ अफेक्ट हो गए, या सिजेरियन हुआ तो ट्यूब ब्लॉकेज हो गई, तो ये सब अगर हमने इवेल्युएट कर लिया और वो ठीक है एंड दे आर स्टिल अगेन अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, तब बात रह जाती है एग की क्वालिटी की, स्पर्म की क्वालिटी की, और उनका एक्चुअली फर्टाइल विंडो में ट्रायल हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो इंटरकोर्स कर पा रहे हैं या नहीं. सो इन दैट सिनेरियो आफ्टर ट्राइंग फॉर मे बी 6 months, नॉट 1 year, तब हम ये नहीं बोलते आप 1 साल ट्राई करके फिर आना, बट अगर 6 महीना हो गया ट्राई करते और इन्वेस्टिगेशंस ठीक है तो हाँ उन्हें IUI के लिए जाना चाहिए. वी हैव सीन कि IUI में बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं क्योंकि हम उस टाइम पे भी एक क्वालिटी के लिए दवाइयाँ दे रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीमन को हमने वॉश किया, कंसनट्रेट किया, मोटाइल स्पर्म्स को सीधा यूट्रस में प्लेस किया, और कहीं ना कहीं टाइमिंग का इशू होता ही है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड. प्रोबेबली उनका फोकस इस वक्त जो है वो ट्रायल पीरियड पे इतना होता नहीं है,
तो IUI एक प्रिसाइज टाइमिंग में हेल्प करता है और सक्सेस रेट मिल पाता है। अच्छा मैडम, एक पेशेंट को कितनी IUI साइकिल्स करानी चाहिए? और जैसा हमने बात किया, एक साइकिल में सक्सेस रेट है अराउंड 20%। ऐसा देखा गया है जिनकी प्रेगनेंसी IUI से आ सकती है 3 साइकिल तक आ जाती है। सो 3 साइकिल्स ऑफ IUI आर गुड इनफ ट्राई फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट। अराउंड 50% लोग IUI से प्रेग्नेंट हो जाते हैं 3 महीने में। तो 3 साइकिल से ज़्यादा IUI नहीं कराना चाहिए। बट कभी कभार बाय पेशेंट चॉइस, फाइनेंशियल कंसिड्रेशन, IVF के लिए नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहते, तो उस केस में 4 साइकिल्स भी लोग करवा लेते हैं। 3 साइकिल फेल होने के बाद उसके बाद क्या कराना है? 3 साइकिल फेल होने के बाद IVF के लिए जाना चाहिए। आप समझिए, जिनका हम IUI कर रहे हैं उसमें IUI में हमने बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो असेस नहीं करे हैं, तो हमें एक बेटर ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए जिसका सक्सेस रेट भी ज़्यादा है, अराउंड 60% है, जो IUI के तो 3 गुना है। तो नेक्स्ट स्टेप शुड बी IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाना चाहिए। अच्छा मैडम, ये IUI फेल क्यों होता है? ये बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है। इट्स डिफिकल्ट टू आंसर बिकॉज एज आई सेड कि हमने तो देखा कि फॉलिकल बना है, बट वो फॉलिकल रप्चर हुआ या नहीं हुआ वो देख भी लिया अगर अल्ट्रासाउंड पे, तो अल्ट्रासाउंड 100% नहीं बता पाता। सेकंड, जो एग रिलीज हुआ वो तो दिखा नहीं अल्ट्रासाउंड पे, तो क्या वो ट्यूब में ट्रैवल किया या नहीं किया, ट्यूब ने अपना काम किया कि उसमें वो सक करे और एग को वहाँ प्लेस करे। जब एग वहाँ पहुँचा तब क्या स्पर्म्स जो थे वो उसी टाइम पे ट्यूब में पहुँच गए या नहीं, क्योंकि 20 मिनट में पहुँच जाते हैं। वहाँ जो स्पर्म और एग थे उनकी क्वालिटी कैसी थी, स्पर्म ने एग को हिट किया या नहीं किया, एम्ब्रियो बना या नहीं बना, एम्ब्रियो 5वें दिन तक ग्रो किया नहीं किया, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये हम एक IUI साइकिल में इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसका सक्सेस रेट भी कम है और ये बता पाना भी मुश्किल है कि आखिर IUI से प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही। इफ़ समबडी टेल्स मी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में कि आप कोई और टेस्ट से नहीं बता सकते हो, तो नहीं, कोई लॉजिस्टिक्स मॉडल नहीं है ये बताने के लिए कि हम हाई-फाई टेस्ट कराएं, इन सबको पता भी कर लें तो क्या हमारा ट्रीटमेंट मोडालिटी बदल जाता है। नहीं, हम पिछली साइकिल से जो सुधार करके चल सकते हैं वो ये हो सकता है कि हम एग बनाने के लिए अगर पहले टैबलेट्स दिए हैं तो इंजेक्शंस दे दें, एक की जगह 2 एग बनाने की कोशिश करें। सीमेन सैंपल वॉश करने के तरीके वही हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। टाइमिंग को और प्रिसाइज करने की कोशिश करें, विद इन 12 आवर्स टारगेट करें, तो येस, दैट इज़ दी ओनली थिंग दैट वी कैन इम्प्रूव। बियॉन्ड दैट IUI फेलियर के कोई ऐसा रीजंस पिन पॉइंट नहीं किए जा सकते। अच्छा मैडम, मान लीजिए हमें पता नहीं है फेल क्यों हो रहा है, मगर हम किसी तरीके से IUI के रिजल्ट इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे डबल IUI और कुछ और तरीके हों जिसकी वजह से IUI के चांसेस बढ़ सकते हैं? और जैसा मैंने कहा कि एग क्वालिटी पे थोड़ा काम कर सकते हैं, सीमन पैरामीटर्स में हम देख सकते हैं इफ देयर समथिंग दैट कैन बी इम्प्रूव। कभी कभार क्या होता है, हमें सीमन सैंपल जिस दिन दिया जाता है उसी दिन बहुत राउंड सेल्स दिखते हैं, तो हम इन्फेक्शन को रूल आउट कर सकते हैं कि अपने आप से अगर इन्फेक्शन है उसका एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जाए तो मोटिलिटी बेटर हो जाती है, काउंट बेटर हो जाता है। तो इन तरीके से हम एक IUI साइकिल को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जहाँ तक डबल IUI की बात है, व्हाट वी हैव सीन इज कि डबल IUI का एडवांटेज तब है जब एक कपल नेचुरली नहीं ट्राई कर पा रहा। सो जब डोनर सीमन होता है तब ऐसा किया जा सकता है। 2 फॉलिकल हैं तब हम उनको टारगेट करने के लिए कर सकते हैं कि हमने एक फॉलिकल को एक IUI से टारगेट किया और दूसरे को दूसरे IUI से। बट अदरवाइज ऑन अ रूटीन बेसिस डबल IUI हैज़ नो एडेड बेनिफिट ओवर सक्सेस रेट इन अ सिंगल IUI। कभी कभार ट्रिगर की जहाँ तक बात होती है कि ट्रिगर कितने बजे लगाया गया उसके हिसाब से हमने देखा या नहीं देखा, सो हम उसमें मॉनिटरिंग को ऐसे रख सकते हैं कि हम 36 घंटे के अंदर कर दें, बहुत लेट ना करें, क्योंकि एक एग का भी अपना विंडो पीरियड है फर्टिलाइजेशन का। सो 48 घंटे पे ना करके थोड़ा पहले देख लें कि कब रिलीज हुआ। तो ये वाला जो ट्रिगर से टाइमिंग है, अगर ये भी हम और प्रिसाइज कर पाएँ IUI टाइम करने के लिए, तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प इन IUI सक्सेस रेट। देन ल्यूटियल फेज सपोर्ट, यानी जब एक बार एग रिलीज हो गया तो उसके बाद कि क्या कोई दवाइयाँ ऐसी हैं जो हेल्प कर सकती हैं प्रेगनेंसी में, तो हम देते तो सबको ही हैं, पर कुछ लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उनको हमें भी इंजेक्शंस की फॉर्म में या वजाइनल कैप्सूल्स की फॉर्म में उसको चेंज कर दें। तो छोटे छोटे चेंजेस से हो सकता है कि IUI के रिजल्ट्स बेटर हो जाए, बट इट कैन नॉट अमाउंट टू अ फिगर दैट आई से कि भाई हमने 20% से 25 कर दिया, नहीं, थोड़ा बहुत मिनिमल इफेक्ट हो सकता है एंड समथिंग कैन वर्क विद सम पीपल एंड समथिंग मे नॉट वर्क विद एनीवन। ये रप्चर बड़ा चलता है कि मैडम रप्चर हुआ कि नहीं फॉलिकल, कैसे पता चलता है रप्चर? क्योंकि कहीं ना कहीं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि फॉलिकल रप्चर हुआ कि नहीं। सो गौरव, फॉलिकल रप्चर अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं,
ठीक है, असेंशियली, जिसमें हमने एक देखा बड़ा सा ये वाटर बैग जो हम बात करें, फॉलिकल ग्रो कर रहा था एंड सडनली इट डिसअपियर्ड, राइट। सो ये एक डेफिनेटिव साइन ऑफ रप्चर है। पर कभी कभार क्या है, फॉलिकल का साइज सिर्फ थोड़ा सा छोटा हो जाता है। वो जब थोड़ा छोटा हुआ है उसको भी रप्चर मानना चाहिए फॉर अ रीज़न, क्योंकि कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे वो थोड़ा छोटा हो जाए और फ्री फ्लूइड भी दिख रहा है तो उसको भी हम रप्चर मानते हैं। देन ब्लड टेस्ट अवेलेबल है, प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट है जो हेल्प कर सकता है कंफर्म करने में कि रप्चर हुआ या नहीं हुआ फॉलिकल। देन ओवुलेशन किट हमें हेल्प कर सकती है टाइम करने में, कि हमें ये देखना है कि अगर किट पॉजिटिव आई तो अगले 24 घंटे में रप्चर हो सकता है। पर कभी कभार फॉलिकल जो है वो रप्चर नहीं होता है व्हेन वी डू एन IUI, बट इसमें यू एंड आई नो कि देयर इज स्टिल अ विंडो पीरियड। हमने IUI किया और उस टाइम पे फॉलिकल रप्चर नहीं भी दिखा तो भी प्रेगनेंसी आ गई, तो वो कैसे आई? फॉलिकल या तो रप्चर हुआ होगा, अल्ट्रासाउंड डिड नॉट शो, और इट रप्चर्ड अ लिटिल लेट विच वी डिड नॉट पिक अप ऑन एन अल्ट्रासाउंड। सो हम मैक्सिमम अराउंड 48 आवर्स वेट करते हैं, उसके बाद भी स्टिल डू एन IUI एंड रप्चर के लिए बाद में देख सकते हैं, और नहीं भी देखे तो बहुत बार देखे हमने प्रेगनेंसी आ जाती है। Okay. सो कन्फर्मिंग ऑन एन अल्ट्रासाउंड दैट फॉलिकल हैज़ रप्चर्ड इज़ अ रूटीन प्रैक्टिस, बट इट इज़ नॉट दैट कि अगर नहीं रप्चर हुआ तो आप IUI नहीं करो। आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि सिस्टिक फीचर्स आ गए हैं, ब्लड टेस्ट भी नेगेटिव है जो डेफिनेटिव शो करे कि हाँ रप्चर नहीं हुआ, तब इट इज़ दी ओनली इंडिकेशन जब हम IUI कैंसिल करते हैं। तो हम उसमें एक ब्लड टेस्ट रिपीट करा लेते हैं, प्रोजेस्टेरॉन का, E2 का, LH का, इससे पता चल जाता है कि क्या स्टेज रहा होगा एंड IUI कर। मैडम ये तो समझ में आ गया कि IUI बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, कुछ ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है, बहुत सक्सेस रेट भी अराउंड 20% है, लिमिटेड है, अच्छा है नेचुरली ट्राई करने से। मगर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट और रिस्क भी है IUI कराने की जब जाते हो तो? अब IUI के एज सच कोई रिस्क नहीं है, पर कभी कभार क्या होता है पेशेंट को बहुत क्रैम्पिंग होती है IUI प्रोसीजर कराने के बाद। सो उसमें 1-2 दिन हो सकता है कि कोई परेशान रहे उस क्रैम्प से, पर वो भी अपने आप टाइम के साथ सेटल हो जाती है। सो दैट्स दी ओनली साइड इफेक्ट दैट यू कैन से। No major risk on the mother or the baby that is conceived through an IUI has been reported so far. Okay. So it's a simple procedure और आराम से किया जा सकता है। अच्छा मैडम, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि एक IUI प्रोसीजर की कॉस्ट कितनी होती है? IUI साइकिल में जैसे हमने बात किया बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, पर से IUI का खर्चा तो 10-12 हज़ार होता है, पर इसमें अगर डोनर सीमेन सैंपल लिया जाए तो अराउंड 25,000 हो सकता है। पर इसके साथ साथ जब हमने इंजेक्शन लगाए, अल्ट्रासाउंड किया, कंसल्टेशन हुई, तो उसका जो है आप ऑन अ हायर साइड भी अगर हम बात करें तो 10,000 के करीब खर्चा होता है। तो IUI टोटल कैन बी समवेयर अराउंड 22 to 25,000। विद द डोनर सीमेन सैंपल इट कुड बी एज हाई एज 40,000। तो IUI की कॉस्ट 20 से 25,000, हालांकि IVF की कॉस्ट करीबन 1.5 लाख होती है, तो काफ़ी सस्ता पड़ता है ये IVF से। अच्छा मैडम, काफ़ी लोग ना इमोशनली अटैच हो जाते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, चाहे IUI कराएं चाहे IVF कराएं, उन लोगों के लिए आपकी क्या सलाह है जो IUI करा रहे हैं? अगर IUI सिंपल ट्रीटमेंट है, इसका सक्सेस रेट नॉर्मल प्रेगनेंसी से बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी अपने आप एक लिमिटेशन है। हमने बात किया कि बहुत सारे फैक्टर्स अनफाउंड हैं, अनट्रीटेड हैं, अनडाइग्नोज्ड हैं, तो IUI आप करा रहे अच्छी बात है, एंड इट इज़ ऑब्वियस कि आप उस ट्रीटमेंट से एक्सपेक्ट भी बहुत करते हैं, एंड वी हैव सीन सो मैनी पीपल ब्रेकिंग डाउन आफ्टर नेगेटिव IUI रिजल्ट। बट देन वी हैव ऑल्सो सीन कि बिना कुछ चेंज करे हम दोबारा जब IUI करते हैं और वो नेक्स्ट साइकिल प्रेग्नेंट हो जाते हैं। सो IUI कराए, बट देन एट द सेम टाइम फॉल्स होप्स में मत रहे कि IUI करा लिया तो अब तो पक्का पक्का प्रेगनेंसी आ जाएगी। इसको एक 20% सक्सेस रेट ट्रीटमेंट के हिसाब से 3 साइकिल्स तक लें, और अगर नहीं सक्सीड होता तो ऐसा नहीं कि आप मायूसी में ट्रीटमेंट लेना छोड़ दें, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, IVF के लिए जाएं, क्योंकि उसमें चांसेस इससे बहुत बेहतर हैं, और आपके जो भी फैक्टर्स IUI में कवर नहीं हो पाए उनको IVF में ध्यान दिया जा सकता है, एंड प्रोबेबली IVF इज़ द ट्रीटमेंट फॉर यू दैट। सो डोंट डेफर द decision for going for IVF because of failed IUIs. Gaurav, I would like to ask you here something कि कौन सी जगह पे IUI कराना चाहिए? ART लॉ नया आया था तो हमें उसके बारे में पता है कि IUI IVF कोई भी नहीं कर सकता, कहीं भी नहीं करा सकते, तो हम जहाँ सोचते हैं कि सक्सेस रेट कम साइड पे है, which is an ideal place where IUI should done to get the maximum outcome? देखो, मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा लेवल 2 IVF क्लिनिक। ऑल्दो हमारी गाइडलाइंस के हिसाब से जो ART लॉ है उसके हिसाब से आप लेवल 1 भी कर सकता है,
और वो प्रिपेयर कर सकता है सीमेन सैंपल, इंसेमिनेट भी कर सकता है, IUI भी कर सकता है। मगर एक IVF लैब जो होती है ना, जो लेवल 2 है, उनके पास सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके पास सारे मीडिया होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ इंक्यूबेटर्स होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि हम रिजल्ट को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। सो लेवल 2 डेफिनेटली इज़ अ बेटर चॉइस, एंड देन वो नहीं है तो लेवल 1 जहाँ पर रजिस्टर्ड है वहाँ आप IUI कराएं। पर बहुत बार हमने देखा है कि पेशेंट्स आते हुए कहते हैं हमारा जहाँ IUI हुआ था वहाँ सैंपल नहीं प्रिपेयर हुआ था, कहीं लैब में हमने सैंपल दिया था, उन्होंने प्रिपेयर किया और हमें दे दिया, और फिर हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने सैंपल इंसेमिनेट किया। कि मैडम ये सारी प्रैक्टिस पुरानी हो गई है, अब ये अलाउड ही नहीं है। और नाउ जो गवर्नमेंट बोलती है, हमारे जो लॉ बोलता है, ये बोलता है कि सैंपल नीड टू बी प्रिपेयर्ड एट द सेंटर ओनली, और वहीं पे आपको इंसेमिनेट कराना है, और दैट सेंटर शुड बी रजिस्टर्ड अंडर ART लॉ लेवल 1 एटलीस्ट। तो अगर आपका सेंटर जहाँ आप जा रहे हैं वो लेवल 1 पे रजिस्टर्ड है तभी आप IUI कराइए, नहीं तो इससे सैंपल इधर से उधर लाना, ये तो एक तो इलीगल है और दूसरा इससे आपके रिजल्ट ख़राब होंगे। राइट। सो एक IUI जिसका हमें पता है सक्सेस रेट प्रोबेबली उतना ज़्यादा नहीं है जितना IVF का, तो जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले, अच्छी जगह पे सीमेन सैंपल प्रिपेयर हो जो रजिस्टर्ड हो, जहाँ एम्ब्रियोलॉजिस्ट खुद प्रिपेयर करे, ताकि हम अच्छा आउटकम IUI साइकिल में पा सकें। करेक्ट। So it was a very nice discussion with Dr. Gaurav about intrauterine insemination, एक simple treatment जो बहुत सारे हमारे viewers हमें पता है कि ले रहे हैं और हमसे रोज़मर्रा में इससे related सवाल भी पूछते हैं। तो आई होप हमने आपकी बहुत सारी क्वेरीज को आज आंसर किया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, एंड इफ़ यू लाइक्ड आवर वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक यू।